हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन जैन। आज मैं आपको बताने वाला हूं रविंद्रनाथ टैगोर जी। इनके क्या दार्शनिक विचार रहे हैं, क्या सामाजिक राजनीतिक विचार रहे हैं और क्या इनके शिक्षा संबंधी विचार रहे हैं। इन तीनों पॉइंट्स पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के दार्शनिक सिद्धांत। जो दार्शनिक सिद्धांत हैं इनके, इनमें सबसे पहला सिद्धांत बनता है मूर्त एक तत्ववाद। इस सिद्धांत के माध्यम से क्या कहते हैं कि ईश्वर ने ही संसार का निर्माण किया है, ईश्वर ने ही जगत का निर्माण किया है। जो वेदांत दर्शन में ये बात की गई है उसमें इनका क्या है, पूर्ण विश्वास है। तो मूर्त एक तत्ववाद में ईश्वर ने जगत का निर्माण किया है और ये क्या है, ये वेदांत दर्शन का जो विचार है इसमें इन्होंने क्या किया है, अपना समर्थन दिया है। अब ईश्वर में जो भेद है सगुण और निर्गुण का, तो उसमें इन्होंने भेद नहीं किया, इन्होंने एक ही माना है कि कोई उसे निराकार रूप में मानता है, कोई उसके सगुण रूप को मानता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, सगुण सगुण सत्ता के रूप में क्या किया है, ईश्वर को देखा है। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि देखिए हर एक व्यक्ति में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ईश्वर कोई निराकार है और उसको वो विश्वास में ले ले। तो उसके लिए जरूरी है कि कोई मूर्त वस्तु उसके सामने होनी चाहिए, जैसे मूर्ति। तो इसीलिए ईश्वर को क्या, सगुण सत्ता के रूप में उन्होंने देखा है, ना कि निर्गुण के रूप में। तो सगुण सत्ता के रूप में ईश्वर को देखने का जो विचार है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, और उसी ईश्वर ने क्या किया है, जगत का निर्माण किया है। इसे मूर्त एक तत्ववाद, कि ईश्वर क्या है, एक तत्व है और कैसा है, मूर्त मतलब सगुण, मूर्त मतलब जिसकी मूर्ति बनती हो, और निर्गुण मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता। उसमें इन्होंने क्या किया है, अपना विश्वास दिखाया है। अब इनके दार्शनिक विचारों में जो दूसरा विचार है वो आता है मानवतावाद। एक वर्ड आता है मानवतावाद और दूसरा आता है मानववाद। इनमें आप पहले अंतर समझ लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। मानवतावाद से तात्पर्य क्या है कि ईश्वर जो है उसकी अपेक्षा से, ईश्वर के अवलोकन में क्या कर रहे हैं, मनुष्य की श्रेष्ठता को देख रहे हैं। और उसके लिए एग्जाम्पल भी देते हैं। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो मानवतावाद के समर्थक हैं, ना कि मानववाद। तो मानवतावाद में कहते हैं कि ईश्वर का जो वीणा है उसमें लोहे की तार है जो है, उसके अलावा चांदी की तार है, कांसे की तार है, पीतल की तार है। लेकिन ईश्वर की वीणा में जो सोने की तार है वो मनुष्य है। मतलब ईश्वर के हिसाब से मनुष्य की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। इनका जो मानवतावाद है वो आध्यात्मिकता के आधार पर मनुष्य की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करता है, जबकि मानववाद जो है इसमें सिर्फ एक वर्ड का ता का अंतर है। लेकिन मानववाद जो है ये डिफरेंट चीज है। ये क्या है कि लौकिकता या जो संसार है इसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, मानव की श्रेष्ठता बता रहे हैं कि मानव कैसा है। इस लोक में क्या दिख रहा, पशु दिख रहा है, पक्षी दिख रहे हैं, और भी अन्य अन्य प्रकार के जीव हैं। उन सब जीव के हिसाब से मानव श्रेष्ठ है। तो ये हो गया मानवतावाद। और दूसरी चीज, जब हम ईश्वर के हिसाब से मानव की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं तो वो क्या है, मानवतावाद। अब ये जो मानवतावाद है इसको क्या कह रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी इसमें क्या दे रहे हैं, अपनी पूर्ण सहमति कि जो मानवतावाद है हम इसी के आधार पर समर्थन देते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के दर्शन का जो दूसरा बिंदु है वो क्या है, मानवतावाद। पहला बिंदु हमने क्या पढ़ा, मूर्त एक तत्ववाद। ठीक है। अब इनके दर्शन का एक अन्य विचार, इनके दर्शन का जो तीसरा बिंदु है वो है स्वतंत्रता और आत्म अनुभूति। ये इनका तीसरा बिंदु है।
अब स्वतंत्रता को हम कैसे मानते हैं कि जैसे मान लीजिए मुझे मेरे मन का कार्य करने दिया जाए तो वो मेरी स्वतंत्रता है। हर एक व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार अपने मन की करने दी जाए, वो स्वतंत्रता है। और व्यक्ति में कितनी बुद्धि है, उसकी कितनी शक्ति है, ये सब उसकी श्रेष्ठता को बतलाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं उसकी स्वतंत्रता को बताता है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि देखिए ये सब तो ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता इन सब चीजों के कारण हम नहीं आंक सकते। स्वतंत्रता का जो विचार है वो क्या बताता है कि जो ब्रह्मांड है, इससे ब्रह्मांड से मनुष्य की जो संबंधता है, इसका जो बोध है वो स्वतंत्रता है। अब ब्रह्मांड से मनुष्य की संबंधता का बोध क्यों कहा, सोचिए। देखिए, यदि ये कह देते देश से, तो देश से क्यों नहीं कहा? क्योंकि यदि देश से मनुष्य की संबंधता का बोध उसकी स्वतंत्रता है, तो हमने उसकी स्वतंत्रता को क्या कर दिया? एक देश की सीमाओं में बांध दिया। जबकि ब्रह्मांड से कह रहे हैं, मतलब कि जो पूरे यूनिवर्स से मनुष्य की संबंधता है, उसका जो बोध है वो उसकी स्वतंत्रता है। से तात्पर्य है हम एक देश की सीमाओं के रूप में या एक कह सकते महाद्वीप की सीमाओं में व्यक्ति को नहीं बांध रहे, और जब सीमाओं में ना बांधे तो यही उसकी स्वतंत्रता है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के दर्शन का तीसरा बिंदु है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता विवेक के अनुसार कार्य करने में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से मनुष्य की संबंधता के बोध में है। और यही जो बोध है वो उसे क्या कराता है? आत्मानुभूति कराता है। आत्मानुभूति कैसे कराता है? कि मेरी आत्मा जो है ना वो इन सब चीजों से परे है, राष्ट्र से, उसकी सीमाओं से, बल्कि मेरी आत्मा क्या है? ब्रह्मांड से संबंधित है। ये उसको बताया गया है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का के दर्शन का तीसरा मुख्य बिंदु है। अब इसके हिसाब से ये स्वतंत्रता के लिए इनकी एक पुस्तक है, वेयर द माइंड विदाउट फेयर, जहां मन में भय नहीं है। वेयर द माइंड विदाउट फेयर इनकी एक पुस्तक है, जिसमें ये क्या कह रहे हैं कि जहां मन में भय नहीं है। और इनकी एक कविता भी है इसी पुस्तक में, ये कहते हैं जहां मन में भय नहीं है और सिरे ऊंचा उठा है, जहां ज्ञान स्वतंत्र है, जहां विश्व की स्थानीय संकीर्णता ने, इस संकीर्णता की दीवारों ने विश्व को टुकड़े टुकड़े नहीं किया है, जहां तर्क की निर्मल धारा निर्जीव आदतों की मरुभूमि विलुप्त नहीं हुई है, ओ पिता स्वतंत्रता के उसी स्वर्ग में मेरे राष्ट्र को जगा। इन्होंने सीमाओं से, दीवारों से, मतलब निर्जीव आदतों की मरुभूमि, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके क्या किया है? व्यक्ति की स्वतंत्रता को बांधा नहीं है, बल्कि क्या किया है? इन सब से परे ये ओ पिता के रूप में क्या कह रहे हैं? ईश्वर से कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के उसी स्वर्ग में मेरे राष्ट्र को जगा, ताकि मेरे राष्ट्र के जो लोग हैं या मेरे राष्ट्र में जो अज्ञानता है उससे उन्हें अपनी स्वतंत्रता का बोध हो, आत्म अनुभूति हो। इस पुस्तक में देखने को मिलता है। इनकी पुस्तक है वेयर द माइंड विदाउट फियर, जहां मन में भय नहीं है। इसके अतिरिक्त इनके दर्शन का एक अन्य बिंदु जो देखने में आता है वो है क्रियावाद और तर्कवाद। ये कहते हैं कि हमें संसार में कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो भी हमें कार्य दिया जाता है, जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, उसका हमें निर्वहन करना चाहिए। अब क्रियावाद के माध्यम से क्या कर रहे हैं? जो संन्यासवाद है इसका क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। क्यों? इसके पीछे भी इन्होंने लॉजिक दिया कि देखिए, जब हम संन्यासवाद की बात करते हैं तो उसमें हम सिर्फ व्यक्तिगत विकास की बात करते हैं, हमारा अपना विकास। संन्यास ले लिया मतलब सबसे दूर, संसार सागर से बिल्कुल अलग, अपने आप में रमना, ये संन्यासवाद है। और क्रियावाद मतलब संसार में रहना और उसके हिसाब से अपना एक दायित्व, कोई भी दायित्व दिया गया उसका निर्वहन करना। क्रियावाद के रूप में ये कहते हैं कि देखिए, संन्यासवाद में व्यक्तिगत विकास की पूर्ण भूमिका है, उसको ये स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन क्रियावाद में व्यक्ति के साथ समाज के प्रति उसके कुछ दायित्व हैं, उसकी कुछ भूमिका है, उसका भी इन्होंने क्या किया है? समर्थन दिया। तो इन्होंने कहा कि ना सिर्फ अपना विकास बल्कि समाज के प्रति भी चेतना और उसके हिसाब से अपनी भूमिका अदा करना भी
आवश्यक है। तो ये क्रियावाद को क्या कह रहे हैं, ये समर्थन दे रहे हैं। तर्कवाद ये कह रहे देखिए मैंने कुछ भी पढ़ा, मैंने कुछ भी जाना, किसी ने मुझसे कुछ भी कहा, आपके तर्क के अनुसार यदि वो फिट नहीं बैठता तो उस चीज को स्वीकार मत कीजिए। सीधी सी बात है, तर्कवाद के माध्यम से ये क्या कह रहे हैं, जो आपकी अंध आस्था है, अंध आस्था या रूढ़ी है, उनको आप तब तक स्वीकार मत कीजिए जब तक वो तर्क के पैमाने पर फिट नहीं बैठती। ठीक है, तो ये तर्कवाद को भी समर्थन दे रहे हैं। तो हमने इनके दर्शन में क्या क्या जाना, इनके दर्शन में हमने जाना मूर्त एक तत्ववाद, मानवतावाद, स्वतंत्रता और आत्मानुभूति, क्रियावाद और तर्कवाद। ये 5 जो पॉइंट हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के दर्शन से संबंधित है। अब हम जानेंगे कि इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपने कौन से विचार सामने रखे। सामाजिक और राजनीतिक विचार, ये अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों में क्या करते हैं, राष्ट्रवाद का विरोध कर रहे हैं, राष्ट्रवाद का विरोध, और क्या कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रवाद का समर्थन। अब राष्ट्रवाद का विरोध क्यों किया, इसके पीछे इन्होंने लॉजिक दिए, इन्होंने अपने तर्क दिए, क्योंकि ये बिना तर्क के तो किसी चीज को मानते ही नहीं थे। तो राष्ट्रवाद के पीछे ये कहते हैं कि देखिए मनुष्य जो है उसमें अनंतता है, और उस अनंतता को संकीर्णता के रूप में एक राष्ट्र बदलता है। क्यों, क्योंकि एक राष्ट्र की कोई ना कोई सीमाएं होती हैं, यहां से बांग्लादेश है, यहां ऊपर पाकिस्तान है, इस तरफ चाइना है, ऐसे करके सभी अन्य राष्ट्र हमें घेरे हुए हैं। तो हम यदि राष्ट्र की सीमाओं में मनुष्य को बांध देंगे तो क्या हो जाएगा, मानव में आ जाएगा संकीर्णता, और यदि मानव में संकीर्णता हो गई तो फिर वो स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। और हमने प्रीवियस जो था उसमें ये अभी देखा कि ये स्वतंत्रता के पक्ष में है, और स्वतंत्रता को ये राष्ट्र की सीमाओं तक नहीं बांधते, बल्कि ये क्या कहते हैं, ब्रह्मांड की संबंधता का बोध। तो राष्ट्रवाद जो है वो मानव को क्या बनाता है, संकीर्ण बनाता है। आप सोच लीजिए ना, अब ब्रिटेन वालों को देख लीजिए, जो यूरोप वाले हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, जबकि अफ्रीकन और एशियन लोगों को वो अपनी तुलना में कम आंकते हैं। तो उनमें क्या आ गई, संकीर्णता आ गई, अपने प्रति श्रेष्ठता और अन्य के प्रति हीन भाव आ गया। तो उन्होंने कहा राष्ट्रवाद के कारण क्या होता है, अन्य के प्रति हीनता और स्वयं के प्रति अहम भाव आता है, इसीलिए उन्होंने राष्ट्रवाद का विरोध किया है। और उन्होंने दूसरा लॉजिक दिया, दूसरा लॉजिक क्या दिया कि राष्ट्रवाद जो है इसमें हम अपने राष्ट्र को श्रेष्ठ मान रहे और अन्य राष्ट्र को निकृष्ट मान रहे हैं। तो अन्य राष्ट्र को हम क्या बना रहे हैं, उपनिवेश, और हम क्या कर रहे हैं, साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। तो साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद की ही परिणति है उपनिवेशवाद, कोलोनाइजेशन, और आपका साम्राज्यवाद, विस्तारवाद एक प्रकार से। तो राष्ट्र की श्रेष्ठता पर अन्य को उपनिवेश या गुलाम बनाना या उनके संसाधनों का उपयोग करते रहना, ये जो चीजें हैं ये देखने को मिल रही हैं। स्वतंत्रता के समय जब हमें आजादी नहीं मिली थी तब के उनके विचार थे जो आज भी कह सकते महत्वपूर्ण हैं। तो राष्ट्रवाद का ये हो सकता है एक पॉइंट ऑफ व्यू। अब राष्ट्रवाद को और इन्होंने किस तरीके से देखा, तो इन्होंने यही कहा कि राष्ट्र की सीमाओं में हम व्यक्ति को सीमाओं में बांध देंगे, जबकि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति स्वतंत्र है। तो कहते हैं ना हमारी जो स्वतंत्रता है कहीं ना कहीं वह भी बाधित हो रही है, इसीलिए इन्होंने राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं किया। फिर ये अगले पॉइंट में क्या कहते हैं कि राष्ट्रवाद के कारण क्या हो रहा है, सभ्यता बन रही है। कैसी सभ्यता, शक्ति की, और शक्ति के बल पर अन्य का क्या हो रहा है, अन्य के संसाधनों का उपयोग, और अन्य के संसाधनों का उपयोग करने के कारण हम क्या कर रहे हैं, अन्य राष्ट्रों या फिर जिन राष्ट्रों के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं उन राष्ट्रों की संप्रभुता, सोवरेनिटी, उसका हम क्या कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं। ये भी कहीं से ठीक नहीं।
अब बताइए, राष्ट्रवाद का इन्होंने विरोध किया, उसके पीछे जो लॉजिक दिया वो बिल्कुल ठीक थे। अब अंतरराष्ट्रवाद को समर्थन क्यों दिया? तो ये अंतरराष्ट्रवाद के माध्यम से कहते हैं कि देखिए, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत श्याम, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये बहुत छोटी सोच वाले लोगों की धारणा होती है। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम को समर्थन देते हैं, कहते पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। तो फिर कौन सा राष्ट्र मेरा दुश्मन और कौन सा राष्ट्र मेरा मित्र? मुझे ये सोचना चाहिए, सभी एक कुटुंब के रूप में हैं। इसीलिए इन्होंने अंतरराष्ट्रवाद का समर्थन दिया। इनके राजनीतिक और सामाजिक विचारों में एक पॉइंट और सामने आता है, समाजवाद। इसका इन्होंने क्या किया है? का विरोध किया है। 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए, और 1917 में क्या हुआ था? रूस की क्रांति। रूस की क्रांति जो 1917 में हुई, इसके माध्यम से पहली बार यह हुआ कि जो कार्ल मार्क्स के विचार थे, उसको क्या दिया गया? मूर्त रूप दिया गया। मतलब पहली बार उसको प्रैक्टिकली लागू किया गया। अब हम थोड़ा सा समाजवाद समझ लें, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर्स भी हो सकता है इसको सुने। समाजवाद से तात्पर्य है सार्वजनिक या सरकारी स्वामित्व और संसाधनों का समतापूर्ण वितरण। समझिए इस बात को, सरकार जो है वो हर एक चीज में अपना स्वामित्व रखेगी। अल्टीमेटली भले चीज आपके पास है, लेकिन उसका सरकार के हाथ में क्या रहेगा? अंतिम नियंत्रण रहेगा। तो सार्वजनिक स्वामित्व और संसाधनों का समतापूर्ण वितरण। जो भी संसाधन है पूरे देश के, उस पर किसी व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार नहीं। जैसे आपका खेत है तो वो खेत भी आपका नहीं है, बल्कि क्या है? वो राष्ट्र की संपदा है, आपके लिए दी गई है, क्योंकि आपको क्या करना? उसका उपयोग करके धन उपजाना है। और जो भी उपजेगा उसमें से मात्र आपको आपकी उपयोग लायक मिलेगा, जितना आप एक साल में अपना भरण पोषण के लिए उपयोग करते हैं, बाकी सब सरकार का होगा। तो ये रशियन रिवॉल्यूशन के बाद ये व्यवस्था लागू हुई। समाजवाद जो था उसको क्या किया गया? लागू किया गया। इसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा ठीक है, समाजवाद में ये सब चीजें तो अच्छी हैं, इसके कारण आर्थिक भेदभाव नहीं होगा लोगों में, लेकिन एक चीज जो है वो हमें कम मिलती है समाजवाद में, वो है स्वतंत्रता। व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं समाजवाद में छिप जाती है। जैसे कि रशियन रिवॉल्यूशन के बाद ये हुआ, लेनिन की सरकार बनी, उसमें लेनिन की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके अतिरिक्त जो अन्य पार्टी थी, उन सबको कोई मान्यता नहीं दी गई, सिर्फ एकमात्र पार्टी। तो व्यक्ति का चयन क्या हुआ? बाधित हो गया। व्यक्ति अब क्या चुनेगा? एक ही पार्टी है तो उसी को चुनना पड़ेगा। तो इसमें व्यक्ति की जो चुनने की स्वतंत्रता है, जो कह सकते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता है, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है, उसका हनन हो गया। इसीलिए उन्होंने समाजवाद का विरोध किया कि समाजवाद में समाज का तो लाभ हो रहा है, समाज में कह सकते हैं कि सामाजिक एक रूपता देखने को मिल रही है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता छिन रही है। इसलिए इन्होंने समाजवाद का विरोध किया। अब इनके विचारों का यदि हमें कहते हैं अवलोकन करना है तो हम तुलनात्मक रूप से कर सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी वर्सेस गांधी जी। गांधी जी राष्ट्रवाद को मानते थे। गांधी जी कहते थे कि भारतीय जो है, मतलब जो हमारा भारत राष्ट्र है वो सबसे अच्छा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जबकि टैगोर जी क्या कहते हैं? टैगोर जी कहते हैं नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही मेरा है। तो टैगोर जी अंतरराष्ट्रवाद को मानते हैं, और अंतरराष्ट्रवाद के माध्यम से राष्ट्र की सीमाओं में व्यक्ति को नहीं बांधा गया, बल्कि उसे विश्व के साथ संबंधितता में सुकून महसूस करवाया गया, टैगोर जी के अनुसार। इसके अतिरिक्त गांधी जी क्या कहते थे? चरखा। चरखा क्या है? आर्थिक स्वावलंबन। आर्थिक स्वावलंबन का क्या है?
पर्यायवाची है कि यदि हमें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनना है तो हमें चरखा का प्रयोग करना होगा। लेकिन टैगोर जी कहते हैं देखिए चरखा तो ठीक है, लेकिन अन्य चीजों को नकार देना मतलब केवल एकाकी और विकास करना, और एकाकी विकास नहीं, मतलब चहुमुखी विकास के लिए हमें जरूरी कौन सी चीज है? औद्योगिक विकास। और गांधी जी ने इसी कारण से क्या किया, चरखे को इतना महत्व दिया कि मशीनों का विरोध कर दिया। जबकि टैगोर जी कहते नहीं, मशीनों का यदि उपयोग जरूरी है मनुष्य के कार्य को सहायक बनाने में, यदि मशीनों की भूमिका है तो क्यों ना मनुष्य का काम आसान कर दिया जाए। तो इन्होंने औद्योगिक विकास को महत्व भी दिया है। तीसरा देखने को मिलता है शिक्षा में अंतर। शिक्षा संबंधी दोनों में बहुत अंतर देखने को मिलता। गांधी जी क्या कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है, सबको अपने वर्ण के अनुसार पेशा अपनाना चाहिए, क्योंकि हमें अपने पूर्वजों से वो शिक्षा मिलती आई है। व्यावसायिक शिक्षा जो है वो कहते हैं हमारे खून में ही है, तो आपको वहां से आसानी से मिल जाएगी और आपको कुछ नया सीखने के लिए अलग से एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। तो गांधी जी कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं? गांधी जी कह रहे हैं व्यावहारिक शिक्षा, जबकि जो टैगोर जी हैं ये कह रहे शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा होनी चाहिए जो इसमें क्या बने, आपकी जिज्ञासा बढ़े, आपका इंटरेस्ट बढ़े, क्या है, क्यों है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो कैसे लगाती है, ये जिज्ञासा है। उस समय भी इन चीजों पर ध्यान दिया जाता था, जिज्ञासु प्रवृत्ति हो और अन्वेषण हो, अन्वेषण को भी महत्व दिया गया। तो शिक्षा संबंधी दोनों में ये डिफरेंस देखने को मिलता है। तीसरी चीज है सांस्कृतिक पक्ष। सांस्कृतिक पक्ष में इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं कि जो टैगोर जी हैं वो क्या करते हैं, वो तर्क को महत्व देते हैं। हमने अभी तर्कवादिता पढ़ा, जबकि जो गांधी जी है ना ये आस्था में बहुत विश्वास रखते हैं। ये कहते हैं कि जो आस्था है वही सबसे अच्छी चीज है, जबकि ये कहते हैं कि ऐसी कोई आस्था जो तर्क के पैमाने पर नहीं बैठती वो आस्था नहीं, अंधविश्वास है। तो यहां पे इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। एक पॉइंट पर और हम डिस्कशन करेंगे इनका तुलनात्मक, वो है सांस्कृतिक पक्ष। सांस्कृतिक पक्ष में हम क्या देख सकते हैं, सोचिए। गांधी जी कहते हैं भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति कैसी है, श्रेष्ठ है, और जो पाश्चात्य है ये कैसी है, ये पूरी मतलब जड़वादी है, मटेरियलिस्टिक है, ये कह देते हैं। जबकि टैगोर जी क्या कहते हैं, टैगोर जी सांस्कृतिक समन्वय के पक्षधर थे। उन्होंने कहा कि देखिए जो भारतीय संस्कृति है, ठीक है मानते हैं भारतीय संस्कृति अच्छी है। भारतीय संस्कृति क्या कहती है, जो हमारा आंतरिक विकास है इसके लिए अच्छी है, क्योंकि ये क्या है, आध्यात्मिक जो आपके विचार हैं, आध्यात्मिक विचार हैं, इनकी बहुत अच्छी व्याख्या करती है, बहुत अच्छे से समझाती है। तो ये आंतरिक विकास में सहयोगी है। और पाश्चात्य शिक्षा जो है वो किस चीज पर बल देता है, विज्ञान और गणित, इन चीजों पर बल देता है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारा भौतिक विकास। तो टैगोर जी कहते हैं कि व्यक्ति का यदि हमें विकास करना है तो हमें सिर्फ आंतरिक विकास नहीं करना है, जो हम अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ कहने लगे, और हमें सिर्फ भौतिक विकास भी नहीं करना है कि हम पाश्चात्य संस्कृति को श्रेष्ठ कहने लगे। जरूरी क्या है, व्यक्ति का चहुमुखी विकास। और ये चहुमुखी विकास कैसे आएगा, इसको एक एग्जांपल से समझिए। ये दोनों के समन्वय से आएगा, आंतरिक विकास प्लस भौतिक विकास इज इक्वल टू चहुमुखी विकास। ये कैसे आएगा, मान लीजिए अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया, ठीक है, किसी ने परमाणु बम बनाया, ऑटो हॉर्न एंड स्ट्रॉसमैन सुनने में आया होगा, इन्होंने परमाणु बम बनाया, ठीक है। परमाणु बम बनाया तो क्या किया, भौतिक विकास किया। अब परमाणु बम बनाने के बाद उसका नैतिक उपयोग क्या है, बिजली उत्पादित करना, ताकि
लोगों का जीवन कैसा हो, आसान हो, और किसी देश पर हमला ना करना, आक्रामक ना होना, ये उसका दुरुपयोग ना करना, ये क्या हो गया, ये आंतरिक विकास बताएगा। आंतरिक विकास बताता है कि नैतिक क्या है और अनैतिक क्या है, जबकि भौतिक विकास क्या करता है, उनका आविष्कार करता है। तो दोनों के समन्वय से ही चहुमुखी विकास होगा। यदि ऐसा नहीं तो विश्व क्या होगा, बारूद के ढेर पे खड़ा रहेगा। और सांस्कृतिक श्रेष्ठता और निकृष्टता के बारे में यदि हम बात करेंगे तो फिर समन्वय नहीं हो पाएगा। और इस समन्वय के लिए, चूंकि ये अंतरराष्ट्रवाद के समर्थन थे, इसलिए इन्होंने सभी संस्कृतियों को उतना ही महत्व दिया जितना भारतीय संस्कृति को दिया। ये थे टैगोर के और गांधी जी। इन दोनों के बीच में तुलनात्मक रूप से जो हो सकता था वो करने का हमने प्रयास किया। अब हम जानेंगे इनके शिक्षा संबंधी विचार। इनके समय जो शिक्षा प्रणाली थी उसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो कैसी होनी चाहिए, अनौपचारिक, ऐसी हो जो प्रकृति प्लस समाज इनके साथ संबंधता बताए। ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमें प्रकृति से दूर करे या फिर समाज से दूर करने की कोशिश करे। और शिक्षा के इन्होंने क्या बताए, उद्देश्य बताए। सबसे पहले स्वयं को समझना, कोई भी चीज है वो स्वयं को समझने के योग्य बनाना, समझना, स्वयं को समझना व इस हेतु योग्य बनाना। और अन्य को समझाने हेतु स्वयं को सक्षम बनाना कि हम किसी और को अपनी बात बता सकें। यह भी शिक्षा का उद्देश्य है। और तीसरा इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, आंतरिक बल पैदा करना, ताकि जब वही बच्चे शिक्षा प्राप्त करके बड़े हों तो वो कोई भी घटना उनके सामने, उससे वो डर ना जाए, घबरा ना जाए, उनका आंतरिक मनोबल ना टूट जाए। इसलिए जरूरी है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आंतरिक बल पैदा करना। आज हम देखते हैं कई बच्चे हैं, बच्चे क्या आईआईटीज में देख लीजिए, आईआईटी जो गुवाहाटी है उसमें सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। आईआईटीएन कितने इंटेलिजेंट लोग होते हैं, सबसे इंटेलिजेंट मुझे लगता है आईएएस ऑफिसर और फिर आईआईटीएन। कितने ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, क्या उनने शिक्षा प्राप्त नहीं की, कहीं अच्छी जगहों से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनमें एक चीज की कमी रहती है, वो आंतरिक बल के मामले में थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। तो कई बार जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो वो क्या करते हैं, आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं। तो टैगोर जी ने यही कहा कि शिक्षा का एक उद्देश्य आंतरिक बल पैदा करना भी होना चाहिए, क्योंकि यदि आंतरिक बल है तो कितनी भी मुसीबत आ जाए हम अपने आप को साहस के साथ वहीं खड़ा पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा आंतरिक बल, हमारा आत्मविश्वास हमेशा हमारे साथ रहेगा। और यदि ये नहीं है तो छोटी सी भी परिस्थिति में व्यक्ति क्या होगा, उखड़ के फिक जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शिक्षा के ये तीन क्या बताए टैगोर जी ने, उद्देश्य, ये शिक्षा के उद्देश्य थे। अब इसके लिए टैगोर जी ने शिक्षा के लिए क्या किया, प्रयास भी किया। प्रयास किया शांति निकेतन के रूप में और विश्व भारती विश्वविद्यालय, इन दो के रूप में। वैसे कहा जाए तो शांति निकेतन का ही इम्प्रोवाइज्ड वर्जन जो है वो आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय है। इसमें इन्होंने गणित, विज्ञान, चित्रकला, मूर्तिकला, इन सब की शिक्षाएं दी। इनफैक्ट जो हमारा संविधान है उसमें जब अलंकरण की बात की गई कि इसको अलंकृत करना है तो क्या किया जाए, तो शांति निकेतन के बहुत फेमस चित्रकार थे नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा, इन दोनों को बुलाया गया। ये शांति निकेतन में ही शिक्षा प्राप्त करके आए थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे उन्होंने शिक्षा को मात्र भौतिक विकास के लिए नहीं रखा कि हमें गणित विज्ञान की, मतलब सिर्फ साहित्य की शिक्षा देनी है जो भारतीय परंपरा में चला आ रहा था। इन्होंने गणित, विज्ञान, चित्रकला, इन सब क्षेत्रों में विद्यार्थियों को अग्रणी करने का प्रयास किया। इनके शिक्षा संबंधी विचार में हमें एक चीज और जानने मिलती है
कि जो शिक्षण संस्थान हैं इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। शिक्षण संस्थान की जब भूमिका की बात आती है तो ये कहते हैं कि साधन जो है, मान लीजिए शिक्षण संस्थान क्या है, साधन है। साधन मतलब एक प्रकार से माध्यम, और इनका साध्य, साध्य क्या है मतलब लक्ष्य, साध्य मतलब लक्ष्य और साधन मतलब माध्यम। इनका साध्य क्या है, भावी मानव का निर्माण करना जिसमें मानवता के गुण हो। उसमें कौन कौन से गुण हो, ये बात है। सबसे पहले तो ज्ञान हो, विज्ञान का ज्ञान, गणित का ज्ञान, ये सब ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उसके अतिरिक्त क्या होनी चाहिए, उसमें प्रतिभा। सिर्फ ये नहीं कि ज्ञान हो, उसमें कलाएं भी होनी चाहिए, चित्रकला, मूर्ति कला, खेल में, खेल प्रतिस्पर्धाओं में भी वो आगे हो, ये सब चीजें होनी चाहिए। तीसरी चीज नैतिकता। ज्ञान तो है लेकिन नैतिकता नहीं है तो उस ज्ञान का क्या कर सकता है, वो दुरुपयोग कर सकता है, इसलिए नैतिकता भी आवश्यकता है। तीसरी चीज चरित्र। उसका जो चरित्र है, ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य होना चाहिए क्या, चरित्र का निर्माण करना, तो चरित्र भी होना चाहिए। तीसरी चीज है अनुशासन। यदि अनुशासन नहीं होगा तो वो ना तो नियम पर चल पाएगा और ना ही औरों को नियम पर चला पाएगा। इसके अतिरिक्त जो भावी मानव होगा, जिसके माध्यम से शिक्षण संस्थाएं क्या करेंगी, देश का विकास करेंगी, योग्य नागरिक देंगी, उनमें होना चाहिए जिम्मेदारी का भाव। जिम्मेदारी का भाव, ये गुण होना चाहिए। जिम्मेदारी का भाव कैसे, जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, उसने चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त कर ली, तो ये क्या हो गया, उसका ज्ञान हो गया। अब क्या नैतिक है क्या अनैतिक, ये उसको ज्ञान है, तो वो कोई भी इस प्रकार से गलत काम नहीं करेगा। जैसे कि कई डॉक्टर्स देखने को मिलता है अंगों की तस्करी करते हैं, तो वो अनैतिक नहीं होगा, नैतिक रहेगा। उसका चरित्र श्रेष्ठ होगा, तभी तो वो अपने आप को एक अच्छा डॉक्टर बता सकेगा जिसमें दया के भाव हो। अनुशासित रहेगा तभी तो वो लोगों का इलाज करेगा। मान लीजिए अनुशासित नहीं है तो वो समय पर क्लिनिक ही ना जाए, हो सकता है किसी के प्राण निकल जाए। जिम्मेदारी का भाव होगा तब वो क्या करेगा, स्वयं को अपने कार्य के प्रति क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, ना कि अपनी जिम्मेदारियों से भागने का प्रयास करेगा। तो शिक्षण संस्थान की ये सब भूमिकाएं हैं, और शिक्षण संस्थाओं को ज्ञान, प्रतिभा, नैतिकता, चारित्र, अनुशासन और जिम्मेदारी के भाव के माध्यम से क्या करना है, एक भावी मानव का निर्माण करना है। तो शिक्षण संस्थाओं की ये भूमिका है। अब जब शिक्षा की बात आती है तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या कह रहे हैं कि पाश्चात्य शिक्षा जो है और जो हमारी भारतीय शिक्षा है, हम इन दोनों को समर्थन करना। रविन्द्रनाथ टैगोर जी दोनों को समर्थन देते हैं। अब इन दोनों को समर्थन देने का उनका क्या लाभ हुआ, उनका मानना है कि यदि हम सिर्फ भारतीय शिक्षा देंगे, भारतीय भाषाओं में शिक्षा देंगे, भारतीय साहित्य की शिक्षा देंगे, तो जो हमारे बच्चे हैं वो विश्व बंधुत्व का पाठ नहीं सीख पाएंगे, और ये उन्हें पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमें पाश्चात्य शिक्षा का भी समर्थन करना चाहिए। तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी के शिक्षा संबंधी विचार। अगले थिंकर के रूप में हम पढ़ेंगे कबीरदास जी को, जानेंगे मध्यकाल में ऐसा क्या हुआ कि उनके सामाजिक चेतना और उनके सामाजिक संवेदना ने एक नए दर्शन का रूप दिया, जिसको हम कहते हैं कबीरदास जी का दर्शन और उनके सामाजिक चेतना संबंधी विचार। तब तक आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए और बार बार पढ़िए। ऑल द बेस्ट।